नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएमएम फॉडलर के बारे में। आज हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। हम बात करेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी का जो स्टॉक है उसका एनालाइज, उसके चार्ट्स वगैरह देखेंगे और जीएम फॉडलर का शेयर क्यों गिर रहा है इतना ज़्यादा और ये कब ये शेयर दोबारा से बढ़ेगा। जीएम फॉडलर कंपनी करती क्या है? जीएमएम फॉडलर कंपनी सप्लाई करती है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का और इसका बिजनेस केमिकल से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल मार्केट से रिलेटेड है और इस कंपनी ने एक तरीके से अपनी मोनोपोली बना रखी में इसी वजह से इसके शेयर का इतना हाई प्राइस है, क्योंकि एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस करता है और कंपटीशन में है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इसके कंपटीशन में नहीं है, पूरी तरह से मोनोपोली है, पूरी तरीके से मोनोपोली नहीं है इसकी, बट कुछ पार्ट तक इसकी कंपनी की मोनोपोली बोल सकता है इन मार्केट। इस वजह से इसका शेयर भी इतने हाई प्राइस पर है। अब हम बात करेंगे स्टॉक एनालाइज के बारे में। इसके शेयर ने रिटर्न कैसा दिया है ये देखते हैं। पहले हम एक साल में इसके शेयर ने जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है इस शेयर ने एक साल के अंदर। बट अगर हम बात करें 3 मंथ्स के रिटर्न के तो ये डाउन जा रहा है। 3 मंथ्स का रिटर्न इसने हमारा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उससे लो दिया है। तो हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग के ऊपर। जो FIIs है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है, उनकी शेयर होल्डिंग सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 0.86% थी, अब हो गई है 6.61%। अब हम बात करते हैं DIs की, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर की। उनकी भी शेयर होल्डिंग 2% 7.69 हो गई है। और म्यूचुअल फंड की भी शेयर होल्डिंग 1.94 से 6.02 हो गई है। मतलब इसके अंदर म्यूचुअल फंड की, FIs की और DIs की तीनों की होल्डिंग बढ़ी है। तो डिक्रीज़ किसकी हुई है? सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग, क्योंकि उन्होंने OFS निकाला था, उनके थ्रू प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करी है और इन तीनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। अगर हम फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए स्टॉक के रेशोज़ देखते हैं तो पीई रेशो इसका बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री का पीई बस 18.4 है, इस स्टॉक का है 16.84। मतलब बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। और इसकी बुक वैल्यू है सिर्फ 261 और स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है? 3711। बट इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखिए वो बहुत कम है, 0.16 ओनली। पैग रेशो भी बहुत हाई है, 2.23। बट इसका जो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, वो है 30.88। ये इसके लिए एडवांटेज है। इस स्टॉक की डिसएडवांटेज ये है कि 14.2 टाइम्स है अपनी बुक वैल्यू का। और जो इसकी होल्डिंग है वो तो मैंने आपको बताई थी, प्रमोटर ने डिक्रीज़ करी है। बट ये स्टॉक बहुत कॉस्टली है, ये तो हम बोल सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली देखिए तो इसकी इंडस्ट्री में, तो इसलिए इसे लोग प्रेफर करने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोनोपोली था। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा थी। इसके अब Q2 के रिज़ल्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे आए थे, इस वजह से भी ये स्टॉक में अच्छा मूवमेंट था। और कंपनी ने डिविडेंड कितने रुपए का डिक्लेयर किया है Q2 के रिज़ल्ट में? 1 रुपये का। हाँ, शेयर के प्राइस के सामने कम है, बट कुछ तो दिया है ना कंपनी ने। और कंपनी का जैसे आप प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट सेल देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर जो बेसिस पे है कंपनी का जो नेट सेल और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए इस कंपनी का ना शेयर वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी का जो स्टॉक है ये क्यों गिर रहा है। देखिए, कंपनी का स्टॉक ये बढ़ा कब था? अगर हम ये नोट देखें तो कंपनी का स्टॉक तब बढ़ा था जब केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो हाई पर चल रही थी, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड है, केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसका शेयर भी बढ़ता चला गया था। एक ये रीज़न था इसका बढ़ने का। इसका प्रॉफिट तो अच्छा था, बट सेकेंड फैक्टर इसमें ये भी था कि केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी तब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल कंपनी इतना ट्रेंड में नहीं है जितना पहले थी, इस वजह से भी कंपनी का स्टॉक गिरा है। और दूसरा रीज़न क्या है? इस पर एक इनसाइडर ट्रेडिंग का केस चल रहा है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का जो केस चल रहा था उसकी डिटेल क्या थी आपको पता है? इसका OFS आया था। OFS क्या था? जब ये शेयर 5000 अराउंड था तब आया था, और जो OFS का प्राइस था वो 3500 के अराउंड 3500 था जो डिसाइड किया गया था। ठीक है, अब मुझे और आपको जैसे इन्वेस्टर्स हैं
उन्हें तो यही पता होगा कि इस शेयर का प्राइस 3500 OFS में हमें 22 सितंबर को पता चला था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हुए कंपनी के जो शेयर्स थे वो सेल कर दिए थे। वो सेल कहाँ पे करे थे? एक जैसे जो पोर्टल होता है उस पे SLB की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग। इस पे उन्होंने क्या करा था? जो शेयर थे उन्हें सेल कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था। और जो शॉर्ट है ये 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के बीच में था। मतलब जब से OFS आया नहीं था उससे पहले ही उन्होंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था ये शेयर को। और शॉर्ट ये नहीं है कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हुआ था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ था। और ये SLB क्या होता है? SLB ये तब ये टर्म यूज़ करता है जब कोई स्टॉक है वो फ्यूचर और ऑप्शन में लिस्टेड नहीं होता, फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं होता है। तो अगर हमें कोई शेयर को शॉर्ट करना होता है, मतलब सेल करना होता है इन फ्यूचर डेट पर, मतलब सेल करना होता है, तो हम SLB के थ्रू सेल कर सकते हैं और हमें बेरिश मोड के थ्रू पोजीशन ले सकते हैं, मतलब हम सेल करने वाले। तो यही हुआ था इसमें 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक इसके जो शेयर हैं वो शॉर्ट हुए थे। इसलिए जो 15 तारीख से 21 तारीख तक का प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन आया था। 15 तारीख को जब इसका प्राइस था वो 5800 के अराउंड था, और जो 21 तारीख को वो जो प्राइस था वो 5200 के अराउंड थे, क्योंकि शेयर जो थे वो शॉर्ट करे जा रहे थे SLB के थ्रू, इसलिए इसका प्राइस भी डाउन होता चला गया था। और जब ये इंफॉर्मेशन आई कि OFS आ रहा है तब तो इसका शेयर में लोअर सर्किट और बहुत डाउन जाने लगा, क्योंकि 3500 पे था, क्योंकि शेयर का प्राइस 3500 था और शेयर 5000 अराउंड चल रहा था। तो कौन इतना ज़्यादा प्राइस पे होल्ड करेगा जब OFS के थ्रू वो कम में बाय कर सकता है? तो इसलिए इन्वेस्टर ने, जो होल्डर थे, शेयर होल्डर ने, उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से ये शेयर डाउन जाता चला गया। अब और इस पर SEBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर, जो भी लोग फंसेंगे पेनल्टी तो लगेगी, इसलिए इसका शेयर का प्राइस इस टाइप की बाउंड्री में वर्क कर रहा है। और सेकंड रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि जो स्टॉक है वो अभी इस वक्त ट्रेंड में नहीं है, इंडस्ट्री इस वक्त ट्रेंड में है। अगर जैसे केमिकल इंडस्ट्री एकदम ट्रेंड में आ जाएगी वैसे स्टॉक भागने लगेगा। एक हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ जो मैंने नोट करी है, शायद आपने भी नोट करी है, जैसी कोई इंडस्ट्री आती है ना, जैसे स्टील इंडस्ट्री थी, शेयर अच्छा हो या बुरा हो, स्टील इंडस्ट्री आ गया नाम तो स्टील के जितने भी शेयर है वो भागने लगते थे। कुछ भी हो स्टील इंडस्ट्री में, अगर एक शेयर भाग रहा है तो दूसरा भी भाग रहा है, वो इफेक्ट पड़ता था। तो इस वक्त ये सेक्टर ही ट्रेंड में नहीं है। जैसे ही सेक्टर ट्रेंड में आएगा वैसे ही इस स्टॉक भी भागने लगे। तो इस वीडियो के थ्रू हमने कंपनी के बारे में जाना, स्टॉक के बारे में नहीं जाना, रीज़न जाने कि शेयर फॉल होने के। देखिए रीज़न, अब ये स्टॉक में बाय करें या ना करें ये आपका डिसीज़न है, बट इसका पी बहुत हाई है, एक कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। अब आपको डिसाइड करना है अब कि आप इस शेयर में बने रहना चाहते हैं या इस शेयर से एग्ज़िट करना चाहते हैं या इसमें और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट ये डिसीज़न ना आपके ऊपर होता है, आप कैसे किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपकी फाइनेंशियल वर्थ नहीं जानती हूँ। आप कितने रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका फ्यूचर प्लान है, मैं वो सब नहीं जानती हूँ आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ आप ये स्टॉक बाय करें, ये स्टॉक नहीं बाय करें। मैं बस ये बता सकती हूँ कि कॉस्टली है, ये सस्ता है, ये सही वैल्यूएशन पे नहीं है। डिसीज़न आपका ही होगा किस प्राइस पे आपको बाय करना है, या फिर आप अपने इन्वेस्टर एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं इस स्टॉक को बाय करूं या ना करूं या होल्ड करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेरी हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।